तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पढ़ी लिखी पत्नी और अनपढ़ पति, भाग 8। सुलक्षणा देवी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बिटिया, यह रोने का नहीं, खुशियाँ मनाने का समय है। देख, तेरा रजत लौट आया है। मैंने अपना वादा निभाया और अब जल्दी ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इशिता ने खुद को नियंत्रित किया और कहा, माँ, यह आपको कहाँ मिले? सुलक्षणा देवी बोली, बिटिया, यह बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। अभी तो हम सब बहुत थक गए हैं और रजत को भी आराम की सख्त ज़रूरत है। रजत इशिता के पास आया और बोला, जो कुछ भी हुआ इशिता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर अब मैं लौट आया हूँ और सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसने इशिता को छूना चाहा। इशिता पीछे हट गई और बोली, रजत, इस समय मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ, तुम्हारी प्रेमिका नहीं। पीछे खड़ा अनमोल यह सुनकर इशिता की तरफ देखने लगा और एक बार उन दोनों की नज़रें फिर से मिली। अब की बार अनमोल ने इशिता से नज़रें फेर ली। रजत बोला, जल्दी ही तुम्हें इस बंधन से आज़ादी मिल जाएगी। यह गवार तुम्हारा पति कहलाने के लायक नहीं। इशिता बोली, अब तुम्हें आराम करना चाहिए और वह अपने कमरे में आ गई। वह सोचने लगी, किस मिट्टी के बने हैं यह लोग, इतना झूठ और फरेब। अब उसे निर्णय लेना था कि वह यहाँ रहना चाहती है या नहीं। यह तो पक्का था कि वह रजत से शादी नहीं करेगी, पर क्या वह अनमोल से तलाक चाहती है? इस बात का जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। सारी रात इशिता बस सोचती रही, अनमोल ने उससे शादी करके क्या गलत काम किया है। उसने तो उसकी और उसके माता पिता की इज्जत ही बचाई है, और क्या इसमें खुद उसकी सहमति नहीं थी? वह माने या ना माने, पर समाज की नज़रों में वह अनमोल की पत्नी है और यही उसकी पहचान है। क्या अनमोल का अनपढ़ होना ही उसकी सबसे बड़ी कमी है, या फिर इशिता को अपनी पढ़ाई का घमंड हो गया है? क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का जो उसे सही गलत की शिक्षा भी ना दे सके? इशिता आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और खुद से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम अनमोल के लायक हो? मन में कोई और शादी किसी से क्या कोई भी लड़का ऐसी पत्नी चाहेगा? उसे अपने गले में पड़ा हुआ लॉकेट दिखाई दिया। उसने उसे उतारकर आज पहली बार अपना मंगलसूत्र पहन लिया। क्या वह अपने पति को किसी और के साथ बांट सकती है? उसे बर्दाश्त होगा अगर अनमोल की ज़िंदगी में कोई और आ जाए? इस कल्पना से भी इशिता सिहर उठी, पर अनमोल इस सच के साथ जी रहा है। सब कुछ जानते हुए भी वह उसे प्यार करता है। क्या अनमोल के बिना वह खुश रह पाएगी? रजत की सच्चाई जानने के बाद भी आखिर क्यों वह अनमोल को छोड़कर जाना चाहती है? गलती तो रजत की है, फिर सज़ा अनमोल को क्यों? अगले दिन उसकी सास बहुत खुश थी। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, जल्दी आओ बिटिया, वकील साहब आए हैं। इशिता ने पूछा, वकील किस लिए? सुलक्षणा देवी बोली, अरे तुम्हारा और अनमोल का तलाक भी तो करवाना है, तभी तो तुम्हारी और रजत की शादी हो पाएगी। इशिता ने देखा वकील साहब घर में बैठे हैं और अनमोल को बुलाया गया कागज़ों पर अंगूठा लगाने के लिए। इशिता अनमोल की तरफ ही देख रही थी, पर उसने इशिता की तरफ देखा तक नहीं और कागज़ पर अंगूठा लगाकर चुपचाप घर से बाहर चला गया। इशिता उसे जाते हुए देखती रही। जब अनमोल ही इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता तो वह अकेली क्या कर सकती है? उसने भी कागज़ों पर साइन कर दिए। आज अनमोल खाना खाने भी नहीं आया। इशिता को पता था
कि वह कहाँ है, पर इशिता उसके पास नहीं जा सकती थी। रात को भी वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने नौकरानी से पूछा, आज अनमोल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नौकरानी बोली, बहू रानी वही हुआ जिसका डर था। भोला ने मालकिन के आगे ना जाने क्या क्या बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई हैं। रजत भैया और कुछ लोगों ने मिलकर आज अनमोल भैया को बहुत मारा है। वह अभी भी बाड़े में है। क्या? यह सुनकर तो इशिता खुद को रोक ही नहीं पाई और उसी समय सीधा बाड़े में पहुंच गई। उसने जब अनमोल की हालत देखी तो रोते हुए उसके सीने से लग गई। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। इशिता बोली, यह सब क्यों? अनमोल बोला, आपके करीब आने की सज़ा है। क्या? यह सुनकर तो इशिता गुस्से में लाल हो गई। वह होता कौन है हमारे बीच में आने वाला? हम पति पत्नी हैं। और उसने एक तमाचा गुस्से में अनमोल को मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई तलाक के कागज़ों पर अंगूठा लगाते हुए? क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम खुद को समझते क्या हो? जब तुम्हारा मन किया मुझसे शादी कर ली और जब मन किया तलाक दे रहे हो। अनमोल उठा और इशिता को गले से लगा लिया और रोने लगा। इशिता भी रो रही थी। बूढ़े बाबा उठे और चुपचाप कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। अनमोल बोला, इशिता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं जानता कब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा, पर तुम मेरी ज़िंदगी हो। गुस्से में इशिता बोली, ज़िंदगी हूँ तभी तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। अनमोल बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम रजत से प्यार करती हो और यह शादी तुम पर थोपी गई है। मैं तुम्हें इस बंधन में नहीं बांध कर रखना चाहता। तुम आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी जियो। तुम्हें किसने कहा यह शादी मेरे लिए बंधन है? इशिता बोली, तुम खुद को बहुत महान समझते हो। अपने प्यार का बलिदान करने चले थे। अरे जिसके लिए तुम अपनी खुशियों का त्याग कर रहे हो, कम से कम एक बार उसकी मर्ज़ी तो पूछ लो कि वह क्या चाहती है। अनमोल बोला, नहीं इशिता, हमारी जोड़ी बेमेल है। मैं तुम्हारे लायक नहीं। इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो यह तो मैं ही बता सकती हूँ। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? और बहुत हुई तुम्हारी यह कायरता। अब तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अनमोल बोला, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इशिता बोली, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। यह मिलन के क्षण थे और अनमोल और इशिता एक दूसरे में समा गए। आज उनकी शादी पूरी हुई। आज सही मायने में इशिता अनमोल की अर्धांगिनी बन गई। सुबह जल्दी ही बूढ़े बाबा ने उन्हें जगा दिया और कहा, बहू रानी अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। अगर किसी को पता चला कि तुम सारी रात यहाँ थी तो अनर्थ हो सकता है। इशिता बोली, आप ठीक कह रहे हैं बाबा। और वह अनमोल की तरफ देखती है और कहती है, इनका ध्यान रखिएगा। फिर अनमोल से कहती है, इन लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। मैं आपके साथ हूँ। अब हमें इनके किए की सज़ा इन्हें दिलवानी है। इन्हें लोगों को धोखा देने का बहुत शौक़ है, तो हम इन्हें इनकी भाषा में ही जवाब देंगे। और उसने अनमोल और बाबा को अपनी योजना बताई। दोनों उसकी बात पर सहमत थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।